यदि आप यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट या रीट जैसे एग्ज़ामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वो है साइकोलॉजी। यानी कि आपको बाल मनोविज्ञान बहुत ही बेहतर तरीके से आना चाहिए, जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल सिलसिलेवार और क्रमवार से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बस आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि वीडियो को आप अच्छे से देखिए, समझिए। यदि आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आती है तो आप हमसे पूछिए, हम ज़रूर आपको बताएंगे। यानी कि हम आपका उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार हैं, बस आप प्रश्न करिए। मैं आपको वीडियो के साथ बताऊंगा, यदि वीडियो आपको शेयर करूंगा। हाँ, एक चीज़ और भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आप बार बार पढ़ रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा हो टॉपिक, तो आप हमें कमेंट करिए। हम आपके लिए वो वीडियो अलग से लेकर आएंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक है, अब आइए बात करते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किशोरावस्था। यानी कि आज का जो हमारा पढ़ने का उद्देश्य है वो है किशोरावस्था, और किशोरावस्था को बहुत ही बेहतर तरीके से हम समझेंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको बताया कि शैशवावस्था क्या होती है, और फिर इसके बाद मैंने आपको बताया, शैशवावस्था के बाद मैंने आपको बाल्यावस्था बताया, और अब मैं आपको बताऊंगा तीसरी अवस्था, यानी मानव की तीसरी अवस्था जो है वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? जीवन का सबसे कठिन काल माना गया है। तो किशोरावस्था जो है जीवन के सबसे कठिन काल कहा जाता है। और बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? जीवन का सबसे अनोखा काल कहा जाता है। इस बात को या इस चीज़ को भी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, आप खुद महसूस करिए कि जब बाल्यावस्था रहता है बिल्कुल बिना टेंशन के हम इंजॉय करते हैं और आराम से रहते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत सारी चिंताएं आती हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से चीज़ें क्लियर हो पाएँ। व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जिसे क्या बोला जाता है? क्रांति काल कहा जाता है। तो क्रांति काल किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को ही कहा जाता है, जो कि यह 12 से लेकर 18 वर्ष तक मानी जाती है, मानी जाती है। ठीक, तो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था क्या होती है कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बाद आती है। किशोरावस्था क्या होती है? किशोरावस्था क्या होती है? शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? किशोरावस्था आती है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि प्रौढ़ावस्था के पूर्व जो अवस्था आती है उसे हम क्या बोलते हैं? किशोरावस्था बोलते हैं, या किशोरावस्था हम मानते हैं। अब आइए बात करते हैं किशोरावस्था का तात्पर्य क्या है। थोड़ा से हम तकनीकी भाषा में बात करें, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में तकनीकी भाषा में ही पूछा जाता है, तो हमें यहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए। किशोरावस्था को आंग्ल भाषा में एडोलेसेंस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि एडोलेसेंस क्या होता है। तो आंग्ल भाषा में हम इसे क्या बोलते हैं? किशोरावस्था का एडोलेसेंस बोलते हैं। फिर लैटिन भाषा के एडोलिशियर शब्द से बना है, इस बात को भी ध्यान रखिए, और जिसका मतलब हो जाता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी टू ग्रो टू मेच्योरिटी। अब हम किसकी ओर बढ़ रहे हैं? मेच्योरिटी की ओर बढ़ रहे हैं। आपने देखा कि शैशवावस्था में हमने बहुत सारी चीज़ें जाना, फिर उसके बाद बाल्यावस्था में हमने जो चीज़ें शैशवावस्था में कमी हो गई थी उसको हमने बाल्यावस्था में जाना, और जो चीज़ें बाल्यावस्था में कमी हो गई थी उसको हम किशोरावस्था में बेहतर तरीके से जानेंगे। ठीक है, तो इस अवस्था में हम बहुत सारी चीज़ें जान जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम समझ जाते हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि अब हम मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम किधर बढ़ रहे हैं? मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और जिसकी समाप्ति पर व्यक्ति क्या हो जाता है? परिपक्व बन जाता है। ठीक है, तो यानी कि कहा जा सकता है किशोरावस्था के बाद हम मेच्योरिटी यानी कि परिपक्व बन जाते हैं जब हम प्रौढ़ावस्था में आ जाते हैं। लेकिन हाँ, मेच्योरिटी की ओर हम बढ़ रहे हैं, किशोरावस्था से ही हम मेच्योरिटी की ओर बढ़ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, देखिए मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कहा जाए तो मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि देखिए इस अवस्था को, इस काल को संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था कहा जाता है या कहते हैं। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं किशोरावस्था जो है वो संघर्ष की अवस्था है, तनाव की अवस्था है, तूफान की अवस्था और विरोधा की अवस्था है, यानी विरोध करने की अवस्था मानी जाती है या माने जाते हैं। फिर स्टेनले हॉल के अनुसार, अभी तक हमने देखा मनोवैज्ञानिकों, अब कौन से मनोवैज्ञानिक क्या कह रहे थे इस बात को यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन अब डिफाइन किया गया है कि किसने क्या कहा है। जैसे स्टेनले हॉल जी कहते हैं कि देखिए किशोरावस्था
बड़े संघर्ष, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था मानी जाती है। तो किसने कहा है इस कथन को? इस कथन को कहा है स्टेनले हॉल ने। नेक्स्ट बात करते हैं कुल्हन साहब ने क्या कहा है। तो कुल्हन साहब ने कहा कि देखिए, किशोरावस्था जो है वो बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य को संक्रांति काल या किशोरावस्था कहा है। तो कुल्हन साहब ने कहा कि देखिए, ए हो गई आपकी बाल्यावस्था हो गई, ए हो गई आपकी प्रौढ़ावस्था, और इसके बीच के जो काल है उसे उसे क्या कहा है इन्होंने? किशोरावस्था कहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आइए बात करते हैं किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर शारीरिक और मानसिक विकास काफ़ी तेज़ी के साथ होता है। तो ध्यान रखिएगा, किशोरावस्था में जब बालक या बालिकाएं या किशोर या किशोरियाँ जब यहाँ पर पहुँचते हैं इस अवस्था में, तो उनका मानसिक और शारीरिक विकास काफ़ी तीव्र होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक विशेषता ये भी पाई जाती है, यहाँ पर एक कमी पाई जाती है, स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। देखिए, यहाँ पर क्या होता है, लड़के और लड़कियाँ, किशोर या किशोरियाँ क्या करते हैं, अपने आप को समायोजन नहीं कर पाते हैं, यानी एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कई बार आपने देखा है कि कुछ चीज़ों में वे अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, कंफर्टेबल अपने आप को नहीं महसूस कर पाते हैं। नेक्स्ट विशेषता कही जा रही है व्यवहार में विभिन्नताएँ। देखिए, इस अवस्था में भी आपके जैसे बाल्यावस्था में मैंने आपको बताया कि सभी बालकों में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं उनके व्यवहार में, तो इस तरह इसमें भी चाहे किशोर हो या किशोरियां, सब में विभिन्नता पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर काम भावना का विकास हो जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आप सोचिए कि बालक अब बड़ा हो गया, 18 साल की एज में आ गया, और एक चीज़ आप जानते हो कि हमारे यहाँ हमारे देश में संवैधानिक रूप से जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरा कर लेता है उसे हम वयस्क नागरिक मानते हैं, और वह व्यक्ति क्या कर सकता है, मतदाता यानी मतदान कर सकता है, यानी चुनाव दे सकता है, चुनाव में मतदान कर सकता है। यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट विशेषता ये कहती है कि कामना का भाव का विकास के साथ यहाँ कल्पना का बाहुल्य रहता। आपने देखा है कि जब बच्चा 12 वर्ष और 12 वर्ष 16 12 13 14 15 16 18 वर्ष के बीच में होता है, तो उसका जो कल्पनाशील यानी जो कल्पना वाली शक्ति होती है काफ़ी तीव्र होती है, और बहुत सारी कल्पना करता है। सोचता है कि बस जल्दी मैं 18 साल का हो जाऊं और मैं एक नौकरी कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊँगा। ठीक है, काश मैं एक तरीके से मेरे पास शक्ति होती, मैं वहाँ चला जाता, यहाँ चला जाता, काश मैं अमेरिका, दुबई, जहाँ मन करता है वहाँ चला जाने की उसके अंदर कल्पना आ जाती है। फिर उसके बाद बात करते हैं विषम लिंगी आकर्षण की बात की जा रही है। इस अवस्था में क्या होता है, आप जानते हैं 16 साल 17 साल की हमारी एज होती है, तो हमारा क्या होता है, हमारा जो लड़के होते हैं लड़कियों की तरफ आकर्षण बढ़ जाता है, और जो लड़कियाँ होती हैं लड़कों की तरफ उनका आकर्षण बढ़ जाता है। ठीक, तो किशोरावस्था में क्या होता है, लड़कियों को लड़कियों की तरफ आकर्षण बढ़ जाता है, यानी कि और लड़कों का लड़कियों की तरफ आकर्षण बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, विषम लिंगी आकर्षण का बढ़ जाना किशोरावस्था की विशेषता है। नेक्स्ट बात करें समाज सेवा की भावना। आपने एक चीज़ें तो देखा ही है, जब हम इस अवस्था में रहते हैं तो हम हमेशा गरीबों पर दया की बात करते हैं, बड़ों की बात को कई बार हम मानते भी हैं, बुढ़ों से प्यार करते हैं। कोई बुढ़ा बुढ़ी सड़क पार कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, सड़क पार करवा देते हैं। कोई लड़का आकर आपसे 2 रुपये 4 रुपये मांगता है तो एक बार आपके पापा हो सकता है ना दें, लेकिन अगर बालक इस एज के दौर से गुजर रहा है तो इस एज में उसके पास जो कुछ भी होता है वो लोगों को दे देता है। तो यहाँ पर वही मतलब है कि किशोरावस्था में क्या होता है कि बालक में बालक या बालिकाओं में समाज सेवा की भावना जागृत हो जाती है। अपराध प्रवृत्ति का विकास, लेकिन हाँ इस बात को भी ध्यान रखने वाली बात है, इस बात पर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा कि इस अवस्था में बालक में या बालिकाओं में या बालक में तो ज़्यादा चीज़ें होती हैं, अपराध की प्रवृत्ति की विकास का होना, यानी कि यानी कि यहाँ पर कहा जा सकता है एक अच्छा इन्वायरमेंट यदि नहीं मिल पाया तो बच्चा क्या करता है, नशाखोरी, चोरी, लूट मार, जितना भी उसके पास हो सकता है जहाँ वो जा सके, तो वो अपराध की प्रवृत्ति का भी विकास उनमें आ जाता है। रुचियों में परिवर्तन, इस अवस्था में आपने देखा है कि बच्चों में रुचियों का परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि किशोर और किशोरियों में रुचियों का परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कभी एक कपड़े पसंद किए तो दूसरे दिन को दूसरा कपड़ा पसंद आ गया तो उसको खरीद के ला दिए, और एक गाड़ी आपने उन्हें गिफ्ट कर दिया तो उनका मन करता है दूसरी गाड़ी होती है तो बहुत अच्छा लगता है। आपने कोई घड़ी गिफ्ट कर दी, आपने कोई
मोबाइल फ़ोन गिफ्ट कर दिया तो उनकी रुचि पहले रहती है आईफोन, फिर उनके आईफोन में भी आईफोन चाहिए, आईफोन 10 चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें उनकी रुचि में होता है। फिर आत्मसम्मान की भावना, ठीक है, सॉरी, देखिए यहाँ पर भी क्या होता है, किशोर और किशोरियों में क्या होता है, आत्मसम्मान। ज़्यादातर तो किशोरों में ही देखा जाता है, लेकिन किशोरियों में भी ये सारी चीज़ें देखने को हमें मिल जाती हैं कि हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करता है, ठीक है, हमारी इज्जत चली जाएगी। अगर किसी ने मान लीजिए दोस्तों को आना हुआ, ठीक है, अगर दोस्त आपके घर आ रहे हैं और मम्मी ने व्यवस्था आपके लिए बच्चों उनके दोस्तों के लिए अच्छी नहीं की है, तो ये समझ लीजिए घर में तो दंगा फसाद होना ही है। और दंगा फसाद इस तरह से होगा कि फिर ये समझ लो कि हो सकता है कल घर भी ना आए, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आ जाती है। और आत्मसम्मान, क्योंकि आज हमारे दोस्त आने वाले हैं, इतनी व्यवस्था हमारे घर पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर किशोर और किशोरियों में क्या होता है, आत्मसम्मान की भी भावना आती है, या आत्मसम्मान की भी भावना देखने को हमें मिलता है। स्टेनले साहब ने कहा कि देखिए, किशोरावस्था एक नया जन्म होता है। किशोरावस्था एक नया जन्म होता है क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के भी दर्शन होते हैं। देखिए, ये बात सत्य है कि एक ऐसा जन्म होता है इस अवस्था में, हमारा और मानव का कह सकते हैं, या किशोर हमारा या मानव का ही कहते हैं, मानव हम ही मानव हैं, ठीक है। तो इसमें हमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव की विशेषता के भी दर्शन देखने को मिलता है कि हम आगे चलकर क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ऐसे दर्शन देखने को मिल जाता है। कई बार लोग बोलते हैं कि आपका लड़का बहुत ही होनहार निकलेगा, और कई बार आप खुद सोचते हैं कि मैं आगे चलकर जैसे जिस तरह सुंदर पिचाई जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, जिस तरह और भी बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, आईएएस, किसी ने 21 साल में आईएएस क्वालिफाई कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, तो उनके मन में ये सारे विचार आते हैं और ये सारे दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। दर्शन का मतलब होता है कि कोई चीज़ें एक चीज़ों के बारे में तमाम प्रकार के बातें कहना। जैसे कि मेरे पास एक मार्कर है, तो देखिए, अगर मैं कहूँगा तो मैं एक टीचर होने के नाते मैं इसे क्या कहूँगा, मार्कर। और अगर कोई कबाड़ी आएगा, यानी कि कोई कबाड़ बिनने वाला व्यक्ति आएगा, तो इसे क्या कहेगा, प्लास्टिक कहेगा। मतलब एक ही चीज़ों को कई चीज़ों में बता देना, तो ये क्या हो जाता है, दर्शन होता है, ठीक है। समझ जाइए, अब आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक, सॉरी। अब बात करते हैं कि किशोरावस्था में शिक्षा का क्या महत्व है। किशोरावस्था में शिक्षा का क्या महत्व है, तो इस अवस्था में जीवन का सबसे कठिन काल और नाजुक काल भी माना जाता है, जो कि आप जानते हैं। शारीरिक, मानसिक और सांवेगिक दृष्टि से यह क्रांतिकारी परिवर्तन का काल माना गया है। और वैलेंटाइन साहब ने यहाँ पर समझाने का भी हमें प्रयास किया। वैलेंटाइन साहब ने कहा कि देखिए, मनोवैज्ञानिकों द्वारा बहुत समय तक उपदेश दिए जाने के बाद अंत में यह बात व्यापक रूप से हमने स्वीकार की जाने लगी कि एक तरीके से शैक्षिक दृष्टि से किशोरावस्था का अत्यधिक महत्व होता है। देखिए, शैक्षिक दृष्टि से किशोरावस्था का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर कि अगर बच्चा यहाँ से नहीं पढ़ता है तो ये समझ लीजिए कि वो कहाँ जाएगा कुछ नहीं पता है। और कई बार हम कई बार क्या होता है, यदि हम एक माता पिता हैं, या हम एक भाई हैं, या एक अभिभावक हैं, एक टीचर हैं, तो बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं कि देखिए बेटा, आप जो कर रहे हैं बहुत ही गलत कर रहे हैं, ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका कर्तव्य है कि आप केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान दें। कई बार पिता भी क्या कहता है कि देखिए बेटा, हमने जो किया वो आप मत करिए, हमने जो किया आप मत करिए, हमने जो किया आप मत करिए, ठीक है। कई बार इस तरह के भी उदाहरण पिता देता है, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो किशोरावस्था में ये सारी भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और वैलेंटाइन साहब ने ये सारी चीज़ें जो बताई हैं हमें, वो बिल्कुल महसूस करके इन्होंने बताया है, ना कि ऐसे यूं ही बता दिया है। बिल्कुल महसूस करके बताया, जो कि मैंने उसी महसूस के साथ आपको समझाने का प्रयास भी किया। अब बात करते हैं कि क्या क्या महत्व है। महत्व में पहली चीज़ें हम देख लेते हैं कि शारीरिक विकास के लिए शिक्षा महत्व रखता है। देखिए, शारीरिक विकास के लिए भी शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है। जैसे कि किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन जो होता है द्रुत गति से होता है, यानी कि तेज़ी के साथ होता है। इसलिए शरीर जो होना चाहिए स्वस्थ होना चाहिए, सबल होना चाहिए, सुडौल होना चाहिए, और इस पर हमें ध्यान भी देना चाहिए। और किशोरों को भ्रमण करने, यात्रा करने, पिकनिक मनाने, प्रकृति का निरीक्षण करने का भी अवसर हमें देना चाहिए। तो इस अवस्था में क्या है, एक तरीके से अगर बच्चों के शारीरिक विकास के लिए शिक्षा का जो महत्व है, इन सभी चीज़ों का अवसर भी हमें देना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि मानसिक विकास के लिए भी शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और कैसे रखता है, आइए समझते हैं।
पाठ्यक्रम में निश्चित पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, विज्ञान होनी चाहिए, साहित्य होना चाहिए, गणित होना चाहिए, भूगोल होना चाहिए और विद्यालय के पाठ्यक्रम के विषयांतर विषयों का रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर शिक्षा का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है किशोरों में, क्योंकि विज्ञान है तो उनके सारे प्रश्न जो हैं उस प्रश्न का उत्तर विज्ञान ही दे सकता है। आप सोचिए कि पृथ्वी गोल है, अगर किसी ने कहा कि पृथ्वी गोल है तो विज्ञान ने इसको समझाने का प्रयास किया कि पृथ्वी क्यों गोल है। जो कि बच्चों के मन में पहले क्या होता है कि पृथ्वी गोल है, तो क्या कोई व्यक्ति ऐसा रहा होगा जो क्या किया होगा, गया होगा पूरी पृथ्वी का गोल गोल चक्कर लगाया होगा, वो आके बताया होगा कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो एक तरीके से उनकी समस्या है, वो समस्या का निदान किस में है, विज्ञान में है। साहित्य, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलता है। गणित जो दिमाग को क्या करता है, खोलता है। भूगोल जो ज्योग्राफिकल चीज़ों को बताता है। तो ये क्या है, शिक्षा का महत्व में आप देखिए कि विज्ञान का होना अवश्य हमारे पाठ्यक्रम या बच्चों के पाठ्यक्रम विज्ञान, साहित्य, गणित, भूगोल आदि चीज़ें होना चाहिए। किशोरों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए, निरीक्षण शक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए पाठ्यक्रम के अलावा प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थानों पर पर्यटक हेतु भी ले जाना चाहिए। देखिए हमारा कर्तव्य बनता है कि जब बच्चों में या किशोरों में किसी भी प्रकार की जानकारी उन्हें चाहिए तो हम क्या करें, उनको प्राकृतिक से जोड़ें या प्राकृतिक ऐतिहासिक। जैसे कि आप कहते हैं कि इस प्रकार, जैसे कोई बोले कि भैया ताजमहल बना है, इसको शाहजहाँ ने बनवाया, कोई कहे भैया रेड फोर्ट है तो रेड फोर्ट लाल किला बना हो, कोई कहे कि भैया जामा मस्जिद है। तो अब बच्चे तो कल्पना ही करेंगे ना, जब तक वे जाकर देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक उनको कैसे पता चलेगा। बस वो एक तरीके, हाँ एक चीज़ ये है कि आज हमारे पास मीडिया का ज़माना है जिसको हम एलईडी के माध्यम से दिखा देते हैं, समझा देते हैं, बता देते हैं। ठीक है, पहले चित्र के माध्यम से हुआ करता था, लोग चित्र बना देते थे तो चित्र के माध्यम से। लेकिन अगर वही चीज़ें बच्चों को ले जाकर दिखाया जाए तो उनके जीवन के लिए सबसे अच्छी बात होगी और वही जो ज्ञान होगा स्थायी ज्ञान बन जाएगा, वही जो ज्ञान होगा स्थायी ज्ञान बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा की बात करते हैं। तो संवेगात्मक विकास के लिए भी शिक्षा महत्व है। ठीक है, संवेगात्मक विकास के लिए भी शिक्षा का महत्व होता है। जैसे किशोर पूर्व विकसित अस्थायी भावों, नई नई उमंगों, संवेगों नियंत्रण पाने में कठिनाई भी महसूस करते हैं। मूल प्रवृत्तियों संवेगों का शोधन करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। संवेगों को प्रशिक्षित करने का यह सर्वोत्तम विधि मानी जाती है शिक्षा। नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक विकास के लिए भी शिक्षा जरूरी है। देखिए अगर हमें सामाजिक विकास करना है या सामाजिक विकास पर ध्यान देना है या समाज की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए तो शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से बच्चों को बताया जा सकता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ बताया जा सकता है। इसीलिए अरस्तु साहब ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आप जानते हैं। ठीक है, और जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य समाज में ही रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य जो होता है समाज में ही रहता है। ठीक है, और समाज से उत्तम समायोजन के लिए पाठ्य विषयांतर कार्यक्रम, खेल कूद, स्काउटिंग, विद्यालय का वातावरण, पत्र पत्रिकाओं आदि की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं धार्मिक तथा नैतिक विकास के लिए शिक्षा का भी महत्व है। तो शिक्षा का महत्व धार्मिक और नैतिक विकास के लिए भी है। नैतिक विकास के लिए किशोरों के सम्मुख अच्छे आदर्श, व्यवहार और अनुकरणीय आचरण प्रस्तुत करना चाहिए। देखिए नैतिक विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए कि उनके सम्मुख आदर्श व्यवहार रहना चाहिए। देखिए हमारा जो आचरण हो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अनुकरणीय का मतलब ये हो गया कोई चीज़ें देख कर सीखते। आपको मैंने पहले ही बताया कि शैशवावस्था में ही बालक बहुत सारे काम देख कर सीखता है। तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं। जिस तरह से आप करेंगे, जिस तरह यदि आप टीचर हैं, जिस तरह आप माता पिता यदि हैं, तो जिस तरह से आप करेंगे तो आपकी बातों को अनुकरण करेंगे और उसी तरह वे प्रस्तुत करेंगे। अगर आप गरीबों पर दया करते हैं, यदि आप किसी पुजारी, पंडित या जो भी हैं एक तरीके से ब्राह्मण की सेवा करते हैं, तो आपका भी लड़का उसी तरह के आचरण सीखेगा और उसी तरह से अगर इस तरह का कोई व्यक्ति मिलता है तो उसके साथ उसी तरह का उसका व्यवहार होगा। ठीक है, इसलिए नैतिक विकास और धार्मिक और नैतिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है। रॉस साहब ने हमें बिल्कुल समझाने का यहीं पर प्रयास करके बताया कि देखिए नैतिक चरित्र का उत्तम विकास तब होता है जबकि व्यवहार सामाजिक प्रशंसा अथवा दोष नहीं वरना आदर्शों से निर्देशित करते हैं। देखिए रॉस साहब ने हमें कहा कि देखिए नैतिक चरित्र का उच्चतम विकास तब होता है जब व्यवहार सामाजिक प्रशंसनीय हो।
लेकिन दोष वर्ण नहीं होना चाहिए। अगर आपका दूषित व्यवहार है तो बच्चा भी दूषित होगा। आदर्शों से निर्देशित होता है, क्योंकि आपके जो आदर्श होते हैं, आप जिस तरह का व्यवहार करेंगे उसी तरह से बच्चे क्या होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, निर्देशित होते हैं, और उसी तरह से किसी और के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, या किसी और को उसी तरह से किसी और से उसी तरह से बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यौन शिक्षा की बात करते हैं। बिल्कुल, शिक्षा में यौन का भी महत्व है, यौन में शिक्षा का महत्व है, सॉरी फॉर दैट दोस्तों। सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं। देखिए, मनोवैज्ञानिक रॉस साहब ने लिखा कि देखिए कि काम समस्त जीवन का तो नहीं होता, किशोरावस्था अवश्य ही मूल तथ्य है। एक विशाल नदी के अति प्रवाह के समान यह जीवन भूमि के बड़े भूभागों को संचिता है और सींचता है और व्यापक उपजाऊ बनाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बातें इन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया, शायद आप समझ ही गए होंगे एक ही बात में। ठीक, किशोरावस्था में यौन शिक्षा की महत्व रास के कथन से स्पष्ट हो जाती है कि वास्तव में किशोर किशोरियों की अधिकांश समस्याओं का सीधा संबंध काम प्रवृत्ति से होता है, और भारतीय परिवारों में काम को एक वर्जित दर्शन माना गया है, जो कि आप जानते हैं। इस संबंध में जानकारी करने में लज्जा व संकोच भी महसूस किया जाता है, और इसलिए भारतीय परिवेश में किशोरों और किशोरियों की यौन शिक्षा दिया जाना चाहिए। देखिए, हमारे देश में बहुत सारी विसंगतियां हैं, आप जानते हो। ठीक है, लड़का लड़कियों को बिल्कुल अलग मानते हैं और बहुत सारी चीज़ें उनसे छुपाते हैं, लड़कों को लड़की के बात या सारी चीज़ें एक तरीके से एक दूसरे को छुपाते हैं। मुझे लगता है कि अगर बच्चों को या किशोर या किशोरियों को एक अच्छी शिक्षा दे दिया जाए, एक अच्छी चीज़ें बता दिया जाए, तो जिस प्रकार की विसंगतियां हैं, जैसे कि हत्याएं, लूट, हत्या, बलात्कार, ऐसी चीज़ों को भी रोका जा सकता है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से हम उन्हें समझा सकते हैं कि जो आप गलत करते हैं, जो आप करते हैं गलत होता है, गलत है, और इस तरह आपको नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको पढ़ाया किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था को मैंने आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को अच्छे से देखिए। यदि आपका मन करता है तो आप शेयर भी कर दिया करें, यदि मन नहीं करता है तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगन करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ किसी और दिन, यानी कि नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।